चलिए बेटा, अब क्लियर है बेटा? वो बस सिस्टम को ना एक बार स्विच ऑफ करके बस फिर यस सर, आ रही है आवाज। यस सर, आ रही है आवाज, आ चलो, रही है। यस सर। मैं हैरान था, मैं कहा सब कुछ ऑन है, फिर क्या प्रॉब्लम आ गया? तो बेटा कई बार पता नहीं क्या है, फिर सारा सिस्टम स्विच ऑफ किया, अगेन ऑन कर दिया, अब ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करें। आज बेटा हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो आप में से बस एक रह गया अभी ज्वाइन करना, जस्ट उसे देख लें कौन है बस। सर 1 मिनट बेटा, बस 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। जस्ट बेटा 1 मिनट, 1 मिनट बस। चलिए बेटा, सॉरी बेटा, आज का लेक्चर हमारा 30-40 मिनट्स खराब चले गए, उसके लिए सॉरी फील करता हूँ। अब बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर, दैट वाज आवर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर, हाँ जी बेटा। सर आपने वो जो ऐप पे वो जो वीडियोस डाली हुई थी सर, उसमें ना थर्ड लेक्चर में सर आपने क्रिस्टल्स कराया हुआ था, तो वो आएगा इस साल? नहीं नहीं बेटा, वो क्रिस्टल सिर्फ स्टार्टिंग पार्ट है, वो आगे लेक्चर प्रॉपर है। अच्छा तो सर एक्चुअली जब मैं वो, रिकॉर्डिंग कर रहा था ना, तो उसका हाँ जो जी, क्लिप है वो क्लिप 12th का स्टार्टिंग में है, बस आगे लेक्चर प्रॉपर है। अच्छा सर वो हमारे है ना क्रिस्टल्स वाला? हाँ हाँ, नहीं क्रिस्टल वाला आपके पास नहीं है, वो सिर्फ स्लाइड क्रिस्टल की है। आगे लेक्चर प्रॉपर हमारा बेसिक कंसेप्ट पे ही है बेटा। अच्छा सर, मैं मेरे फिर को ना वो भी एक डाउट बार हो रहा था, करूंगा आज। मैं वो डाउट हो रहा था कि ना उसमें हमने किया तो है नहीं, वो पता नहीं कहाँ से नहीं आ नहीं गया। नहीं नहीं, वो एक्चुअली ना जब रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो रिकॉर्डिंग में वो स्टार्टिंग पॉइंट उसका था, वो एक्चुअली क्या था, पहले भी एक लेक्चर था, उसको रिप्लेस किया था। तो रिप्लेस में वो थंब जो आपका होता है स्टार्टिंग का, वो थंबनेल या थंब पॉइंट, वो वही है सेम बस। नहीं नहीं सर, उसमें पूरा क्रिस्टल्स पढ़ाया हुआ है। चल मैं देखता हूँ बेटा, देख दूंगा हाँ फिर जी सर, आपको। लेक्चर 3 देख लेना सर आप। हाँ देख दूंगा। ठीक है सर, ओके अच्छा सर। बता दिया मुझे, हो सकता है वो 12th में करना था तो 11th में ना अपलोड हो गया वो लेक्चर। यस सर, मेरे को भी यही लग रहा सर। हो सकता है बेटा, क्योंकि देख मैं भी हो जाती हैं गलतियां, तो मैं देख दूंगा एक बार आपको। ठीक ठीक है, है सर। हाँ जी चल। सर। आज बेटा आपके साथ स्टार्ट करना था सेकंड चैप्टर, दैट वाज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। याद है आपने 9th और 10th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़ा था? तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का यूज क्या होता था? पीरियोडिक टेबल में, केमिकल बॉन्डिंग में, जब कार्बोनाइट्रेट्स कंपाउंड किया, सभी में उसका यूज था। ऐसे ही बेटा ये हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है, ये बैकबोन है फॉर आवर 11th एंड 12th क्लास। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग में, पीरियोडिक टेबल में वी मेक यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सारे कंसेप्ट हमारे इसी चैप्टर में आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में। अब बेटा आपको अगर याद हो 10th क्लास में आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स से सबसे पहले स्टडी किया था जे थॉमसन। जस्ट वन मिनट। हेलो, हाँ क्लियर क्लियर। तो बेटा मेरा जो बैकबोन है ना तुम्हारा ये सारे लेक्चर्स लेने में, तो मेरा बेटा खुद आईटी में है, उसने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की डिग्री की है। तो ये सारा जो सिस्टम सेटअप है मेरा सारा उसी का है, उसी का ही फोन था। पापा सेट हो गया कि नहीं? बस मैंने किया कुछ नहीं, एक बार स्विच ऑफ करके सारा सिस्टम फिर से ऑन कर दिया। अब बेटा आपने 10th क्लास में याद करो, सबसे पहला पढ़ा था जे थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन ने हमें क्या कहा था? पूरे स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर लाइंग एम्बेडेड इन इट, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या एम्बेडेड है। तो इससे क्या हुआ बेटा, जे थॉमसन का नाम हो गया। इसमें आकर गलतियां निकाल दी या इसकी टांग खींच दी आके, किसने? रुदरफोर्ड ने। रुदरफोर्ड ने आकर रुदरफोर्ड ने आकर हमें एक नया कंसेप्ट कह दिया। उसने नया कंसेप्ट क्या कहा कि जे थॉमसन का एक कंसेप्ट गलत है कि पूरे स्फीयर पे चार्ज पॉजिटिव है। इसने हमें कहा पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द गिवन एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स आर लाइंग हैप्पैजेडली अरेंज्ड अराउंड इट। उसके आसपास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स अरेंज है। तो क्या हुआ फिर? रुदरफोर्ड का नाम हो गया। रुदरफोर्ड के आके ड्रॉबैक्स निकाल दिए, किसने? बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर ने आगे क्या कहा, अगर ये रुदरफोर्ड का कंसेप्ट ठीक है कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस,
तो क्या था, उसने कहा पॉजिटिव चार्ज शुड अट्रैक्ट एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट। तो दैट मींस दिस इलेक्ट्रॉन शुड लूज एनर्जी, और इसे एनर्जी लूज करके ये जो इलेक्ट्रॉन है दिस शुड फॉलो स्पाइरल पाथ। स्पाइरल पाथ फॉलो करके इट शुड एंटर इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एटम, दैट मींस आवर एटम शुड कोलैप्स। ठीक है, पर एटम तो कोलैप्स हुआ नहीं, तो बोर ने हमें एक नया कंसेप्ट दिया। बोर ने हमें नया कंसेप्ट दिया कि पॉजिटिव चार्ज, जो मैं आप सबके साथ प्रोडक्ट टेबल में कर रहा था, पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर and electrons are revolving in circular orbits around the nucleus of atom। इन सब में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्लियर, तो बोर ने हमें ये कंसेप्ट दिया। अब बेटा आप में से एक स्टूडेंट क्या कहता है, खन्ना सर अगर बोर का कंसेप्ट ठीक था तो बाकी कंसेप्ट्स हमें क्यों पढ़ाए, वो हमारा टाइम खराब किया? टाइम खराब नहीं किया। देखो बेटा जे थॉमसन का एक कंसेप्ट ठीक था कि इलेक्ट्रॉन्स आर हैप्पीजली अरेंज, तो रुदरफोर्ड ने ये कंसेप्ट पकड़ा, पर उसने कहा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है एट द सेंटर ऑफ द गिवन एटम। ऐसे जब बोर गया, बोर ने एक बात मानी रुदरफोर्ड की कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है, पर उसने इलेक्ट्रॉन्स को एक प्रॉपर स्पेस दे दिया अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ गिवन एटम। तो देखो बेटा 10th क्लास में आपने जे थॉमसन, फिर रुदरफोर्ड, फिर बोर मॉडल किया। ऐसे ही हमें भी 11th क्लास में कहीं से तो स्टार्ट करना है, तो वी स्टार्ट फ्रॉम सर्टेन कंसेप्ट, और उस कंसेप्ट को 2 डायमेंशनल से कहाँ ले जाएंगे, 3D। दैट मींस हम लोग बोर का भी कंसेप्ट गलत कर देंगे। बोर ने क्या किया, ही लोकलाइज्ड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। उसने कहा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पर बेटा इलेक्ट्रॉन को आज तक हमने किसी ने भी नेकेड आइज देखा ही नहीं, तो वी कैन नॉट फिक्स द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो हम लोग 11th क्लास में जाएंगे टू 3D स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो 3D स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बेस पे हमारे पास आएगा एक, और आगे जाकर कंसेप्ट आएंगे ऑर्बिट से बाहर आकर ऑर्बिटल। That gives a 3-directional motion of our electron. That electron follows 3D. It could move along x-axis, y-axis और z-axis। अब बेटा अगर तुम्हें से कोई डाउट आ रहा है, खन्ना सर क्या बोले जा रहे हो, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो आप बताओ, अगर मैंने डार्क रूम कर रखा है और सन की लाइट एंटर करा दें, व्हाट वी ऑब्जर्व? अगर मैं डार्क रूम करके सन की लाइट एंटर करा दूं रूम में, क्या नजर आएगा? तो डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं। तो 10 पार्टिकल नजर आएंगे। वो 10 पार्टिकल बताओ फिक्स है उनकी पोजीशन, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, चेंज कर रही है ना। तो अगर आपको मैं दो मिनट बाद पूछूं, आपका वो जो देख रहे थे 10 पार्टिकल, उसकी तो पोजीशन ही नहीं क्लियर। तो बेटा 10 पार्टिकल वाज विजिबल टू माय नेकेड आईज, बट इलेक्ट्रॉन नो वन हैज सीन इलेक्ट्रॉन, तो वी जस्ट कैन हैव चांसेस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो यार मुझे 2D से जाना पड़ेगा 3D। 3D में क्या होता है, वी हैव टू कंसीडर 3 डायरेक्शनल मोशन ऑफ आवर इलेक्ट्रॉन। तो इसमें बेटा हमारे पास आखिर में जाकर इस चैप्टर की आएगी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो अब बताओ बेटा इस चैप्टर का थोड़ा सा लॉजिक क्लियर हुआ कि हम लोग 2 डायमेंशनल से मूव कर जाएंगे टू 3D स्ट्रक्चर ऑफ आवर एटम। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है इट कुड मूव अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड। ये तुम लोग फिजिक्स में नहीं करते फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल? तो बेटा ये मेरा इलेक्ट्रॉन था, ये एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी और जेड में भी, तो प्रोबेबिलिटी के फैक्टर्स आ जाएंगे। इसलिए हम लोग ऑर्बिट के कंसेप्ट से मूव कर जाएंगे ऑर्बिटल। क्लियर? अब बताओ मेरे साथ इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रो पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। चलिए गुड। अगर ये इंट्रो पार्ट क्लियर है तो बेटा आज हम लोग, जैसे आपने 10th में स्टार्ट किया था, कहां से? फ्रॉम द जे थॉमसन मॉडल। तो हम लोग 11th क्लास में वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट कंसेप्ट, दैट विल बी आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। बेटा इस थ्योरी ने ना मुझे कुछ नहीं देना, इस थ्योरी ने बस एक फॉर्मूला देना है जिससे हम लोग आगे न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। C विल बी गिवन बाय म्यू इनटू लैम्डा। आप सबने 10th क्लास में ये पढ़ रखा है V इज इक्वल टू n इनटू लैम्डा। V स्टैंड फॉर वेलोसिटी, यहाँ पर C आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट, n फ्रीक्वेंसी को प्लेस कर देंगे बाय न्यू। न्यू ऐसे ना बेटा, ये ऐसे करके, दिस वाज आवर न्यू। लैम्डा आप सबने 10th क्लास में पढ़ रखा है वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट और ट्रफ। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने कुछ नहीं देना, मुझे बस एक फॉर्मूला देना है जहां से हमारे न्यूमेरिकल्स के कंसेप्ट स्टार्ट होंगे। फिर क्या होगा, दिस थ्योरी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन आवर 2 बेसिक फिनोमेना, दीज वर ब्लैक बॉडी रेडिएशन
ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और एक हमारे पास आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बेटा सीबीएसई के पेपर में आपको इन दोनों पर शॉर्ट नोट्स आ रखे। कंपटीशन तक ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसके न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेगा हमारे पास थर्ड कंसेप्ट, दैट इज आवर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। Planck's quantum theory would be able to explain all these two concepts। तो इन दोनों concepts को explain करेगा। तो बेटा आपके सीबीएसई के पेपर में फाइनल तक अब भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ आवर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। नहीं तो इसके न्यूमेरिकल्स बेटा कंपटीशन तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ना चैप्टर में फॉर्मूले और यूनिट्स पढ़े हैं, तो मुझे बेटा पूरे चैप्टर में सिर्फ इन 3 के यूनिट्स आते हैं, सी के, व्यू के और लैम्डा। सी क्या था, वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी सेकंड्स, लैम्डा क्या था, मीटर्स या सेंटीमीटर। तो मुझे ये 3 यूनिट्स आते हैं, इन्हीं से हम लोग सारे फॉर्मूले आगे प्रिडिक्ट करते जाएंगे। तो फिर आएगी बेटा हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसके बाद हमारे पास फोर्थ टॉपिक फिर इंपॉर्टेंट है सीबीएसई में भी और कंपटीशन में, दैट इज आवर एटॉमिक स्पेक्ट्रम, atomic spectrum of hydrogen atom, और यहां पर एक वर्डिंग कॉमन आ जाएगी, एंड हाइड्रोजन एटम लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन एटम लाइक स्पीसीज। यहां से बेटा हमारे ये न्यूमेरिकल्स के कंसेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, सीबीएसई और कंपटीशन दोनों में इसके न्यूमेरिकल्स आ रखे। इसे बेसिकली एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम को हमें एक्सप्लेन करेगा बोहर्स मॉडल, दैट विल बी आवर बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बेटा अभी भी आपके फाइनल पेपर में बोहर्स मॉडल सीबीएसई में या तो इसके व्हाट आर द बेसिक फीचर्स, और कंपटीशन तक इस फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बोहर तक आपने भी 10 तक पढ़ा था, मुझे अब 2D से कहा जाना था 3D। इसमें बोहर ने ना जस्ट ही कंसिडर्ड सर्कुलर मोशन ऑफ आवर इलेक्ट्रॉन। तो सर्कुलर मोशन बेटा हमारी क्या थी, सिर्फ 2 डायमेंशन में थी, बट इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन 3 डायमेंशंस। तो ये 3 डायमेंशनल व्यू हमारे पास आएगा क्वांटम मैकेनिक्स हमारा डील करेगा विद 3 डायमेंशनल मोशन या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बेटा यहां से हमारा ये जो क्वांटम का है 3D स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दिस कुड बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ 2 कंसेप्ट। यहाँ पर हमारे पास 2 कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट आएंगे, सीबीएसई में इनके शॉर्ट नोट्स और कंपटीशन में इनके न्यूमेरिकल्स आते हैं। वन इज ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। तो यहाँ पर इसे नाम दे रखा हम लोगों ने डी ब्रॉगली वेव कंसेप्ट। और एक जो 8th लिखा था टॉपिक, ये बड़ी बार डिफाइन करना आता है, या इसका न्यूमेरिकल्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके बाद बेटा 2 टॉपिक्स हमारे और इंपॉर्टेंट आएंगे। आप सबने फीलिंग याद है इलेक्ट्रॉन्स की थी 281, 287, 21, 22। तो वी वर प्लेसिंग इलेक्ट्रॉन जस्ट इन आवर ऑर्बिट्स। अब हमारे पास बेटा फिलिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा इन ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स में करने के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा ऑफ क्वांटम नंबर्स। ये बेटा नंबर्स बेसिकली क्या है, इन 4 नंबर्स के बेस पे we have chances of finding electron maximum around the nucleus of given atom। ये बेटा हमारा बेसिक है। तो तुम में से ना बड़े स्टूडेंट मेरे पास ज्वाइन कब करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर जब चलता है, या स्टेट्स ऑफ मैटर चलता है, या जब केमिकल बॉन्डिंग मूवमेंट में आता है। तो क्या होता है, जब तक मुझे क्वांटम नंबर्स नहीं क्लियर, जैसे अगर आपको 10th में ये कॉन्फ़िगरेशन के कंसेप्ट्स नहीं क्लियर, 281, 287, 21, 22, तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक्स नहीं कर सकते। कैसे, देखो अगर ये 281 और 287 था, तो आफ्टर लूजिंग दिस 1 इलेक्ट्रॉन इट कैन गेट इट्स ऑक्टेट कंप्लीट। ये मुझे कहां से क्लियर हुआ, एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो दिस वाज फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड।
Cl के पास क्या था 287, इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया गेन, तो दिस बिकम Cl नेगेटिव, Na प्लस और Cl नेगेटिव, वी आर गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो देखो बेटा आयनिक बॉन्ड समझना आसान था अगर मुझे कॉन्फ़िगरेशन क्लियर था। तो ये जो क्वांटम नंबर्स है दीज आर द रिफाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसेप्ट्स। थोड़ा सा हिंट देता हूँ, जैसे अब यहाँ पर हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन अभी तक आप करते थे 1, इस कंसेप्ट पे हम लोग हाइड्रोजन कर देंगे 1s1, एस हमारे पास क्या सब ऑर्बिटल आ जाएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करते हैं। तो बेटा ये कंसेप्ट 1s1, 2s1, 3s1, 4s1 ये हमारे पास आएंगे जब यहाँ से, तो आगे केमिकल बॉन्डिंग में, पीरियोडिक टेबल में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में, सब में यूज आते हैं। इसलिए आपसे कह रहा था दिस चैप्टर वाज बैकबोन ऑफ आवर केमिस्ट्री, ये बैकबोन था केमिस्ट्री का। इसके बाद बेटा 10th हमारे पास आएंगे फिलिंग रूल्स, फिलिंग रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिलिंग रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज ऑर्बिटल्स। जैसे आपने याद है 10th में जब नॉमेनक्लेचर करते थे, तो नॉमेनक्लेचर में हमारे पास क्या होता था, लोएस्ट ब्रांच को लोएस्ट नंबर असाइन करते थे। कौन हमें गवर्न करता था, IUPAC। तो बेटा यहाँ पर फिलिंग रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये हमारे पास 3 रूल्स है इंपॉर्टेंट। तो बेटा जो आप में से ना दिसंबर में पढ़ना स्टार्ट करता है, मैं उसे कहता हूँ इस चैप्टर में से और कुछ कर या ना कर, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के न्यूमेरिकल्स, सेकंड बोर्स मॉडल के, ऑर्बिट और ऑर्बिटल का डिफरेंस, और एक उन्हें कहता हूं आखिर में ये जो 4 टॉपिक्स हैं इन्हें जरूर कवर करके जाना पेपर में। अगर CBSE की बात करें, ये डी ब्रॉगली वेव कंसेप्ट, इस पे शॉर्ट नोट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट क्या करता है, ये क्वांटम नंबर्स के बेस पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे हमारे पास, और फिलिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 आएंगे इनमें बेटा, अफुबाउ प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल और एक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन तीनों में CBSE के पेपर में फाइनल पेपर तक कोई ना कोई आपको शॉर्ट नोट आता है, या अगर मुझे ये 3 रूल्स क्लियर नहीं तो मैं 12th क्लास तक फिलिंग ऑर्डर कभी समझ नहीं पाएंगे। अब बेटा मैंने भी थोड़ा सा जल्दी में ये सारा चैप्टर को ब्रीफ अप किया है, सबको क्लियर या कोई डाउट है कि क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? सब क्लियर है। क्लियर है सबको? तो अगर सबको क्लियर है तो ऐसा करते हैं एक, हाँ जी बेटा सारे बोलो सबको क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. क्लियर है। सबको क्लियर है? यस सर। तो आप में से जो हमें से फर्स्ट लेक्चर लगा रहे हैं काफी स्टूडेंट्स है, आयुषी है, अभी अभी बस थोड़े 2 या 3 लेक्चर लगाए, हर्षिता, ये पार्थ, सौम्या, आप सारे मेरे पास आज फर्स्ट लेक्चर लगा रहे थे। तो बेटा कुछ समझ आ रहा है खन्ना सर का बोला? Yes, sir. यस सर। चलो तो बेटा आज अब हमारे पास इस टॉपिक को आगे करने से पहले आज मुझे कहीं से स्टार्ट करना था। एक बेटा जैसे लास्ट चैप्टर में से याद आपको लॉस्ट डिलीट हो गए थे, ऐसे बेटा कोरोना के कारण लास्ट ईयर हमारे ना जो स्टार्टिंग के बुक में टॉपिक्स है ये मत सोचना खन्ना सर ने छोड़ दिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे जो स्टार्टिंग है कैथोड रेज, एनोड रेज, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज, ये सारा बेटा लास्ट ईयर डिलीट हो गया था। तो हमारा लास्ट ईयर सिलेबस स्टार्ट हुआ था फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इसलिए बेटा मैं भी आज आपके साथ वहीं से स्टार्ट कर रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, क्योंकि इस साल बेटा हमारी लास्ट ईयर से जो कंडीशन है कोरोना वो काफी खराब है, तो हो सकता है आपके ये टॉपिक्स डिलीटेड ही रहे। इन केस अगर ऐड हो गए तो मैंने आपसे पहले भी कहा था फर्स्ट चैप्टर के लॉस और ये सेकंड चैप्टर का इंट्रो पार्ट ये कवर कराना खन्ने सर की जिम्मेदारी है, मैं आपको कवर करा दूंगा अगर वो ऐड हो गए, नहीं तो हम लोग ऐसे टाइम क्यों खराब करें, जो हमारे टॉपिक्स है वहीं से स्टार्ट कर रहा था। तो बेटा जैसे आपने 10th में स्टार्ट किया था फ्रॉम जे थॉमसन मॉडल, अब 11th में खन्ना सर को भी कहीं से स्टार्ट करना है, तो हमारा सबसे पहले कंसेप्ट आएगा दिस, आज का लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। बेटा आज तुम्हारे साथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट कर रहा था, और जो पहला ही पॉइंट है ये पहला ही पॉइंट इस थ्योरी का कंट्रोवर्शियल था, इसी के कारण हम लोग आगे जाकर ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उन्हें एक्सप्लेन करेगा हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो बेटा जो मेरे साथ लास्ट ईयर में थे याद है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पहले आइडियल केस आते थे, फिर आइडियल से मूव किए थे वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन, याद है बीच में हमारे पास assumptions आई थी, तब मैंने आपको प्रदीप जैसे टॉपिक कवर नहीं किया था, मैंने थोड़ा सा लॉजिक लेकर तीनों को इकट्ठा पकड़ा था, आइडियल केस को,
वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन को एंड व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ आवर दिस थ्योरी। तो बेटा इसलिए ना आज आपके साथ 3 टॉपिक स्टार्टिंग में इकट्ठे थे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और थर्ड वाज आवर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये तीनों टॉपिक ना थोड़े से इकट्ठे चलते हैं। इकट्ठे कैसे चलते हैं? इस थ्योरी ने हमें पहला पॉइंट दिया, एनी सोर्स व्हिच एमिट्स और एब्जॉर्ब्स एनर्जी दैट इज कॉन्टिन्यूअस, कि कोई भी सोर्स अगर एनर्जी एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है दैट इज कॉन्टिन्यूअस। ये इसने पहला पॉइंट दिया था, जबकि ये पहला पॉइंट इसका क्या था? कंट्रोवर्शियल था। कैसे? इसने कहा कोई सोर्स कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी एमिट कर रहा है या कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब। तो देखो बेटा, अगर इसका ये पहला पॉइंट ठीक था, अगर मैं सर्दियों में ओपन में स्टैंड कर गया, बाहर मुझे सर्दी लग रही थी, मैं सूरज के नीचे, सन के नीचे स्टैंड कर गया, अब सन क्या दे रहा था? कॉन्टिन्यूअस लाइट। तो मेरी बॉडी क्या कर रही थी? कॉन्टिन्यूअसली इस लाइट को, इस हीट को एब्जॉर्ब। तो दैट मींस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सन क्या दे रहा है? कॉन्टिन्यूअस एनर्जी। मेरी बॉडी क्या कर रही है? कॉन्टिन्यूअसली इस एनर्जी को एब्जॉर्ब। तो दैट मीन मेरा टेम्परेचर होना चाहिए था इक्वल टू सन। दैट मीन माय बॉडी शुड हैव गॉट बर्नड आउट। मेरी बॉडी तो बर्न हो जाती, तो तुम्हें यहाँ पर मेरा भूत पड़ा रहा होता। तो तुम बच्चे ना जब ऑफलाइन क्लास होती फिर तो हंसने लगते हो, करना सर आपका भूत, आप तो सामने ही खड़े हो। तो अगर ये थ्योरी का पहला पॉइंट ठीक था, सन कॉन्टिन्यूअस लाइट दे रहा है, मेरी बॉडी कॉन्टिन्यूअसली इस लाइट को क्या कर रही है? एब्जॉर्ब। तो बॉडी टेम्परेचर ऑफ माई शुड बी इक्वल टू सन। तो सन के जितना अगर मेरा टेम्परेचर हो गया, माई बॉडी विल गेट बर्न आउट। ये तो हुआ नहीं। तो दैट मींस इस थ्योरी का पहला पॉइंट बस गलत था। आप सबने 10th क्लास में पढ़ा है, कोई भी सब्सटेंस 100% एब्जॉर्बर या 100% एमिटर नहीं है। दिस प्रोसेस गोज साइड बाय साइड। इन प्रोसेस को एक्सप्लेन कौन करेगा? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? ये हमारे पास जो एनर्जी है ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये स्मॉल पैकेट्स है। तो क्या हुआ? मेरी बॉडी के साथ ये पहला पैकेट सन की लाइट का स्ट्राइक किया, ये दूसरा, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगा। मेरी बॉडी की लिमिट थी अप टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड इट कैन रिटेन, इसने 35 डिग्री तक तो रिटेन किया। जैसे ही ये पार्टिकल स्ट्राइक किया, मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। बिफोर नेक्स्ट पार्टिकल ऑफ दिस लाइट स्ट्राइक, माय बॉडी स्टार्ट्स एमिटिंग एनर्जी। मेरी बॉडी ने एनर्जी क्या कर दी? एमिट। तो एक तरफ से एब्जॉर्ब कर रहा है, दूसरी तरफ से क्या कर रहा है? एमिट। इसलिए मैंने आपसे कहा था आवर बॉडी टेम्परेचर गेट्स रेगुलेटेड, क्योंकि इसका पहला पॉइंट थ्योरी का गलत था। इसने कहा एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब कॉन्टिन्यूअसली, बट दैट वाज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। वो हर बार पैकेट है। तो एक पैकेट स्ट्राइक किया, मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। जब तक ये दूसरा पैकेट लाइट का आगे स्ट्राइक करे, मेरी बॉडी ने एनर्जी को क्या कर दिया? एमिट। दैट्स व्हाई माय बॉडी टेम्परेचर गेट्स रेगुलेटेड। तो बेटा अब बताओ, अभी मैंने कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी नहीं किया, कोई मैंने आपके साथ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी नहीं किया। एक सिंपल लॉजिक क्लियर हो रहा है कि एनर्जी कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। दैट्स व्हाई माय बॉडी टेम्परेचर वाज गेटिंग रेगुलेटेड। क्लियर? अब बताओ बेटा, इतना बोला, थोड़ा सा लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं सबको? Yes, sir. सबको ना? यस सर। ठीक है बेटा, मेरे पास ना एक बार कोई स्टूडेंट आए थे, कहते सर आपने तो हमें एग्जांपल दे दिया ओपन में स्टैंड होकर। कहता सर मैं जहाँ पर पढ़ने गया था उन सर ने कहा यही कंसेप्ट समझाने के लिए यूनिवर्सिटी का लेवल ले लिया, स्टीफन्स लॉ आता है जाके यूनिवर्सिटी में, एमएससी ऑनर स्कूल में। तो कहता सर हमें वहां पे लगे समझाने, यूनिवर्सिटी में था ऐसे समझाया। बेटा मुझे सुबह भी आज किसी के साथ एक्स्ट्रा क्लास कर रहा था, उसे भी मैंने कहा था, सौम्या को भी, मैं आगे की पढ़ाई नहीं जानता, मुझे छोटी क्लासेस की पढ़ाई क्लियर है, मैं उन्हीं को पकड़कर सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब बताओ बेटा, इस थ्योरी का पहला पॉइंट लिखना आसान हो गया। लिखे इस थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट, लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट, एनर्जी इज एमिटेड, एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम, एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, energy is emitted from any source, that is heated rod, that is heated rod or filament of bulb, or filament of bulb, continuously in the form of, continuously in the form of radiations, continuously in the form of radiations, and energy possessed, and energy possessed by them, and energy possessed by them is known as, and energy possessed by them is known as radiant energy, and energy possessed by them is known as radiant energy.
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर मतलब इस थियरी में जो मेन पॉइंट जो आपने लिखा है उसमें ये गलत है ना कि वो कंटिन्यूअस नहीं होती हाँ जी, एनर्जी। क्योंकि बेटा इसने हमें क्या कहा, जो भी सोर्स है वो एनर्जी इमिट करता है कॉन्टिन्यूसली। इसका पहला पॉइंट ही गलत था। तो मैंने पहला पॉइंट गलत भी कैसे था आपको बड़ा आसान सा एग्जांपल दे दिया कि सन कॉन्टिन्यूसली लाइट क्या कर रहा है, एमिट। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मेरी बॉडी जो है वो कॉन्टिन्यूसली उस हीट को क्या करेगी, एब्जॉर्ब। तो दैट मीन मेरी बॉडी का टेम्परेचर हो जाना चाहिए था सन के जितना। तो दैट मीन माई बॉडी शुड हैव गॉट बर्न आउट, पर मेरी बॉडी बर्न आउट हुआ नहीं। तो दैट मीन इस थ्योरी में कोई ना कोई ड्रॉबैक था। इसलिए मैंने आपसे कहा था इस थ्योरी ने मुझे और कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक फॉर्मूला देना है जहां से हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक बेटा, अब बताइए पहला पॉइंट सबको क्लियर? Yes, sir. क्लियर। तो बेटा सेकंड पॉइंट ना मुझे हर बार समझाना बड़ा मुश्किल लगता था, पर जब से मैंने आपका ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पकड़ा मुझे ये पॉइंट बड़ा आसान हो गया। इसका सेकंड पॉइंट क्या था, क्या लिखा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो उसने कहा दीज रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वन अनदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। कि जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी पक्का है। मुझे कैसे क्लियर है बेटा, पुराने टाइम में जो टीवी आते थे ना उनका बैक काफी बड़ा होता था। तो जब हम लोग टीवी को ओपन करते थे तो अगर मैंने टेस्टर जो है टेस्टर वो मैंने लाइव वायर पे नहीं भी लगाया, कहीं पास रखा, इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। उससे हमें क्लियर हो गया था कि वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पूरे क्लाउड के बेस पे थी। तो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी जरूर है। क्लियर। तो दैट मीन दीज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर एंड दीज टू आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो ये जिस वेव के साथ है उसके डायरेक्शन के क्या थे, परपेंडिकुलर थे। तो देखो यही आपने किया था, दीज रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वन अनदर, और साथ में ये क्या थे, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। अब बताइए सबको अकॉर्डिंग टू दिस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ दैट दीज रेडिएशंस हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड perpendicular to one another and perpendicular to the direction of propagation of wave. Clear second point? हाँ जी बेटा, Yes, sir. सब बता दो, Yes, सबको सबको क्लियर? तो चलिए अब Yes, sir. चलिए बेटा सेकंड पॉइंट लिखो, these radiations consist सर सर आपने डायरेक्शन को पूरा क्या बोला था? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। प्रोपगेशन में जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है। तो देख ये डायरेक्शन थी वेव के मूव करने की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी और ये क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है और साथ में परपेंडिकुलर थे जिस डायरेक्शन में हमारी वेव मूव कर रही है। ठीक बेटा, तो दोबारा से समझा दो। these radiations consist of electric field and magnetic field. These radiations consist of electric field and magnetic field perpendicular to each other. These radiations consist of electric field and magnetic field perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of motion of wave, yeah, to the direction of propagation of wave, and also perpendicular to the direction of propagation of wave। यानी जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके भी ये दोनों पक्का क्या थे, परपेंडिकुलर। अब बताइए बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के फर्स्ट 2 पॉइंट्स सबको क्लियर? हाँ जी बेटा क्लियर। Sir, direction of perpendicular to the direction of के बाद बता दो. Propagation of wave, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। प्रोपगेशन मींस जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है। ठीक बेटा? Yes, sir. चलो गुड। अब इसका थर्ड क्या था, ऑल दीज रेडिएशन, जितनी ये रेडिएशंस है, ऑल दीज रेडिएशंस मूव विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये सारी की सारी रेडिएशंस मूव करेंगी विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट आप सबने 10th क्लास में पढ़ रखा है, 3 × 10⁸ मीटर्स, साथ में क्या होता है पर सेकंड, या क्या होता है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर्स पर सेकंड। क्लियर? तो बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट हम लोग आपको मेंशन नहीं करते, हमें होता है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको ध्यान में रखनी है। तो ऑल दीज रेडिएशंस मूव विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इन सबका जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड, और अगर सीजीएस में करना है दैट इज 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड।
अब बताओ इस थ्योरी के 3 पॉइंट्स तो क्लियर, फर्स्ट 3? हाँ जी बेटा, क्लियर। अब बेटा इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो आप सबने 10th क्लास में पढ़ सर रखा है। थर्ड वाला एक बार दोबारा बता दो। थर्ड बेटा क्या था, जितनी ये रेडिएशंस है, ऑल दीज रेडिएशंस मूव विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। जैसे कौन सी थी, कॉस्मिक रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, क्लियर, एक्स रेज, ऑल दीज रेडिएशन मूव विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या था, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड, या फिर क्या था 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। आज बस एक बार ये थ्योरी कर लें, इसके फिर न्यूमेरिकल्स ही है। ठीक बेटा, थर्ड पॉइंट क्लियर। अब बेटा आप एक मुझे सोचकर आंसर देना, आपके 10th का बड़ा कॉमन एग्जांपल है। मेरे पास ग्लास का जार था, वी आर हैविंग ग्लास जार। उसमें मैंने क्या किया, एक बेल रख दी, डोंग बेल जो ऐसे ड्रम के साथ टकराता है और वॉइस आती है। तो बेटा मैंने क्या किया, इसके पूरे कनेक्शंस कर दिए। मैंने डोंग बेल रखी थी जार में जिसमें एयर भी थी, तो मैंने उसके कनेक्शंस कर दिए। तो जब मैंने कनेक्शन किए तो मुझे क्या वॉइस तो आ रही थी, साउंड आ रही थी, साथ में क्या वो डोंग स्ट्राइक करता भी नजर आ रहा था। कहाँ पे, ड्रम पे। अब आप सोचकर आंसर देना। अब मैंने क्या किया, इसी जार में वैक्यूम अप्लाई कर दिया, वैक्यूम अप्लाई करके स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया। अब बताओ आप मुझे वॉइस आएगी या डोंग स्ट्राइक करता नजर आएगा ड्रम पे, या कुछ भी नहीं होगा? सर साउंड नहीं प्रोड्यूस होगी, है ना, गुड साउंड प्रोड्यूस नहीं, क्योंकि बेटा साउंड रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। साउंड हमारे पास क्या थी, मैटर वेव थी, तो मैटर वेव रिक्वायर्स मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। पर आपको डोंग स्ट्राइक करता नजर आ रहा है। अगर आपको डोंग स्ट्राइक करता नजर आ रहा है, दैट वाज आवर लाइट रेडिएशन। सो दैट मींस दीस रेडिएशंस डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। इनको मीडियम नहीं चाहिए। इसलिए देखो सन की लाइट मेरे तक आ गई, हमारे तक सन की लाइट आ गई। मुझे ज्योग्राफी अच्छा नहीं लगता था 10th में, पर ज्योग्राफी में इतना पक्का पड़ा कि सन से लेकर हमारे तक आते हुए बीच में एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं वैक्यूम है। इवन देन रेडिएशंस आर रीचिंग अस, दैट मींस दीस रेडिएशंस डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था डोंग बेल का, क्योंकि ये 10th की बुक्स में पक्का था फिजिक्स में। तो गुड, हम इसे एक साथ ही बोल पड़ा कि सर खन्ना सर हमें वॉइस नहीं आएगी, बट वी विल बी सीइंग द डोंग स्ट्राइकिंग आवर ड्रम। तो दैट मींस लाइट डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। तो फोर्थ पॉइंट आ गया, these radiations do not require medium for their propagation. These radiations do not require medium for their propagation. Clear? अब बेटा बताइए पहले सभी मुझे ये चारों पॉइंट्स मेरे साथ क्लियर? हाँ जी बेटा, इस थ्योरी Yes, के sir. पहले चारों पॉइंट्स क्लियर। अब इस Yes, थ्योरी sir. में मुझे और कुछ नहीं दिया, बस इसने एक फॉर्मूला दिया जिससे हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकते थे, C = न्यू लैम्डा। तो बेटा इसको लिखने का कंसेप्ट देख लो, मैं बड़ा बड़ा ड्रॉ कर देता हूँ। एक तरह से मैंने V और ये बना दिया, ये था हमारे पास न्यू। क्लियर? तो म्यू के बेस पे ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, दिस रिप्रेजेंट्स आवर फ्रीक्वेंसी, ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी। C रिप्रेजेंट्स आवर वेलोसिटी ऑफ लाइट, और जो वेवलेंथ था लैम्डा दिस रिप्रेजेंट्स वेवलेंथ। तो बेटा वेवलेंथ सबको याद होगा मेरे ख्याल, दैट वाज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट और ट्रफ। जो उनका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था क्रेस्ट और ट्रफ का, जो डिस्टेंस था बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट और ट्रफ, दैट डिस्टेंस वाज नोन एज वेवलेंथ। तो अगर बेटा डिस्टेंस है, इसका यूनिट पक्का क्या है, मीटर। वेलोसिटी है तो इसका यूनिट पक्का है मीटर पर सेकंड, या फिर क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट 10th क्लास में पक्का कर रखा है, सेकंड इनवर्स। क्लियर? तो बेटा आज हमारे ना इस कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। अब पहले ये बताइए, सी, न्यू और वेवलेंथ तीनों का कंसेप्ट सबको क्लियर? हाँ जी बेटा, सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये क्लियर है तो अब एक स्टूडेंट क्या कहता है, खन्ना सर ये तो 9th में भी पढ़ा था 10th में, तो आपने इसमें नया टर्म क्या ऐड किया? तो बेटा 3 टर्म्स में, वेलोसिटी में, फ्रीक्वेंसी में, और तीसरा क्या था, वेवलेंथ में। मैंने आज एक टर्म और ऐड कर दी, दैट इज वेव नंबर। इसके हमारे पास न्यूमेरिकल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेव नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यू, और इसके ऊपर क्या कर दिया, बार। दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो मैंने अभी आपको कहा था ना, मुझे सारे यूनिट्स नहीं आते, मुझे वेवलेंथ का यूनिट क्लियर था, क्या था, सेंटीमीटर है। तो वेव नंबर का यूनिट पक्का है, क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर क्या आ जाएगा, मीटर इनवर्स। तो बड़ी बार बेटा आपके पेपर में आ रखा है हाउ फ्रीक्वेंसी और हाउ वेवलेंथ
and wave number are related to one another. So both of these are reciprocally related to one another. Reciprocal of wavelength is our wave number. तो ये wave number क्या था, इसको रिप्रेजेंट किससे किया, पहले मैंने बना दिया न्यू और इसके ऊपर क्या कर दिया बार, ये था wave number का रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? तो बेटा अब पता क्या, खन्ना सर के साथ जब आपने पढ़ना है, मुझे बस एक फॉर्मूला आता है न्यूमेरिकल में, उसी को तोड़ ताड़ देते हैं। जैसे आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास आएगी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने हमें एक फॉर्मूला देना है, E इज इक्वल टू NH न्यू। NH न्यू, तो बेटा हो सकता है न्यू ना दियो, आपको क्या दियो वेवलेंथ। तो मैंने अभी आपके साथ याद है फॉर्मूला क्या लिखा था, C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। तो इसमें म्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा आ सकता है, इसमें पुट कर दिया तो NH हमारे पास क्या आ गया, C बाय लैम्डा। अब अगर आपको ध्यान में 1 बाय लैम्डा वो क्या था, वेव नंबर, तो यहाँ पर NHC सामने क्या आ गया, वेव नंबर। एक स्टूडेंट क्या करता है बेटा इस चैप्टर में फॉर्मूलेस को क्रैम, खन्ना सर को फॉर्मूले याद नहीं रहते, मुझे बस एक फॉर्मूला आसान था, E इज इक्वल टू NH न्यू, इसी को पेपर में तोड़ ताड़ देंगे न्यूमेरिकल्स। और बेटा इस फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स CPSE और कंपटीशन दोनों में बड़ी बार आए। किसी को ध्यान में कैपिटल M स्मॉल m किया था, तब मैंने आपको कहा था मुझे इनके 3 फॉर्मूले नहीं याद। आज जैसे किसी के साथ सुबह भी लेक्चर कर रहा था, मुझे फॉर्मूले नहीं आते, तो मुझे इनका याद था, छोटा m, छोटी क्लास से पढ़ा है, स्टैंड फॉर मास, यानी उधर मास का कंसेप्ट था, तो कैपिटल M में क्या था, वॉल्यूम। ऐसे ही बेटा मुझे इस चैप्टर के फॉर्मूले नहीं आते, ना ही यूनिट्स आते, बस मैं क्या करता हूँ इसी फॉर्मूले को तोड़ ताड़ कर इनके यूनिट्स प्रिडिक्ट करते जाएंगे। क्लियर? तो बेटा आप थोड़ा सा, आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है फॉर्मूलेस को क्रैम याद करने का, तो थोड़ा सा लॉजिक क्लियर हुआ। ये फॉर्मूला तो याद हो जाएगा, इतनी बार हमारे पास रिपीट होगा, E इज इक्वल टू NH न्यू। क्लियर? फ्रीक्वेंसी नहीं दिया वेवलेंथ, तो C बाय लैम्डा। वेव नंबर दिया तो यहाँ पे NHC, आगे क्या हो गया, वेव नंबर, क्योंकि 1 बाय लैम्डा क्या था, बेसिकली वेव नंबर। अब बताओ बेटा मेरे साथ यहाँ तक करते हुए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के चारों बेसिक पॉइंट्स क्लियर या कोई डाउट है? हाँ जी बेटा, चारों बेसिक पॉइंट्स क्लियर? यस सर, क्लियर। अब थ्योरी पार्ट बड़ा बोल दिया, अब इनके एक दो न्यूमेरिकल्स पकड़े आसान से, और बेटा इनके न्यूमेरिकल्स बड़े आसान है, बस आपको ना कैलकुलेशंस, और अभी जो आज करेंगे 2 या 3 न्यूमेरिकल्स, ये पेपर में नहीं आएंगे, ये हमारे स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल्स CBSE और कंपटीशन में आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और मुझे कहीं से न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। तो बेटा इनमें ना हम लोग आपको कंफ्यूज क्या करेंगे, C के तो यूनिट्स आसान थे, या तो क्या था मीटर्स पर सेकंड, या फिर हमारे पास क्या था सेंटीमीटर पर सेकंड। अब बेटा फ्रीक्वेंसी को हम लोग आपको बड़ा कंफ्यूज करेंगे। फ्रीक्वेंसी अगर मैं आपको दे दूं CPS, दिस स्टैंड फॉर साइकिल्स पर सेकंड, या मैं आपको दे दूं सेकंड इनवर्स, या फिर मैं आपको दे दूं HZ, दिस HZ स्टैंड फॉर हर्ट्ज, तीनों का मीनिंग एक ही है, तो तुम में से ना एक स्टूडेंट जब पेपर में न्यूमेरिकल आया CPS, खन्ना सर आपने तो फ्रीक्वेंसी का न्यूमेरिकल ही नहीं कराया था, CPS मैं तो छोड़ आया, क्योंकि बेटा जब मैं भी आपके से में है ना, हम लोग टीचर में गलती निकाल के बड़े खुश होते हैं, सर तूने पढ़ाया नहीं तो मैं फेल हो गया, ये टीचर में पहले डाल देते हैं। ध्यान रखना पेपर में CPS आ जाए, सेकंड इनवर्स आ जाए, या HZ हर्ट्ज, तीनों का मीनिंग एक है। हम लोग आपको यहाँ पर कंफ्यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी देकर इन टर्म्स ऑफ किलो हर्ट्ज या इन टर्म्स ऑफ मेगा हर्ट्ज। तो बेटा देखो अगर किलो हर्ट्ज है, दिस स्टैंड फॉर 10⁻³ सेकंड इनवर्स, अगर मेगा हर्ट्ज है तो दिस स्टैंड फॉर 10⁶ सेकंड इनवर्स। ये फैक्टर आपको यूज करने आने चाहिए कि अगर किलो हर्ट्ज है तो किलो स्टैंड फॉर 1000, तो 10⁻³, मेगा स्टैंड फॉर 10⁶ सेकंड इनवर्स। ये बेटा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के यूनिट कन्वर्जन के कंसेप्ट है। ऐसे ही हमारे पास जो वेवलेंथ उसे एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ मीटर्स या सेंटीमीटर। तो बेटा वेवलेंथ अगर आपको मीटर्स में दे दी या सेंटीमीटर्स फिर तो बड़ा अच्छा है, पर हम लोग आपको देंगे इन टर्म्स ऑफ पिकोमीटर, इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर, ये पिकोमीटर और इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर, या फिर देंगे इन टर्म्स ऑफ माइक्रोमीटर। तो बेटा अगर पिको है इसका ब्रेकेज जाएगा 10⁻⁻12 मीटर, नैनो का आएगा हमारे पास 10⁻⁻9 मीटर, माइक्रो का हमारे पास आएगा 10⁻⁻6 मीटर। अब बताओ ये सारे कन्वर्जन फैक्टर्स क्लियर? पिको है तो -12, नैनो है तो -9, और अगर माइक्रो है तो दिस स्टैंड फॉर 10⁻⁻6। और सबसे ज्यादा कंफ्यूज हमें क्या करेगा, ऑंगस्ट्रॉम, ये हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। कैसे?
अगर ये ऑंगस्ट्रॉम है तो ये था 10⁻⁻10 मीटर, या फिर क्या था 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ऑंगस्ट्रॉम हमें सबसे ज्यादा पेपर में कंफ्यूज करेगा। अब देखो मुझे कैसे याद है, अगर मैं सेंटी का ब्रेकअप लिखूं, सेंटी स्टैंड फॉर 10⁻⁻2 मीटर, अगर -2 तो -8 और -2 को ऐड कर दिया, क्या आ गया 10⁻। क्लियर। तो बेटा ऑंगस्ट्रॉम में ना जब नया नया मैं पढ़ाता था या तुम्हारी सेम में, ये यूनिट्स मुझे नहीं याद रहते थे। मेरे न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पेपर में गलत ही होते थे। मुझे बस वो लॉस याद रहते थे जो आपको कहा था आखिर में, फिलिंग ऑर्डर, क्वांटम नंबर्स, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, ऑर्बिट ऑर्बिटल के डिफरेंस को रट्टा लगा गए। इन्हीं में से क्वेश्चन आ गए तो ठीक, नहीं तो हमारा बुरा हाल पेपर में। तो बेटा आप मेरे साथ ऐसे, अब बताओ सबको यूनिट्स कन्वर्जेंस, वेवलेंथ के, फ्रीक्वेंसी के और अवर वेलोसिटी, सबको क्लियर, या किसी को डाउट है ये ऑंगस्ट्रॉम में? सर ये ऑर्मस्ट्रॉम में एक चीज बता दो बस, ये 10⁻⁻8 को हमने जब ब्रेक किया तो 10⁻⁻2 कैसे हुआ? ये देख पता क्या था, अब ऑंगस्ट्रॉम जब था, ऑंगस्ट्रॉम बेटा एक तो आसान था 10⁻10 मीटर। तो बेटा जब मैं तुम्हारी सेल में पढ़ता था ना, तो मुझे टीचर सेंटीमीटर में करना है डिवाइड बाय 100 कर दे, मीटर में करना है मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे, तो मुझे याद नहीं आता किससे मल्टीप्लाई करना किससे डिवाइड। मैंने क्या लिखा अभी आपके साथ, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर कैसे आया, देख -10 था, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10⁻8 -2 मीटर। जिसने पूछा था बेटा, सॉरी मुझे अभी नाम याद नहीं रहते सर वैभव। हाँ किसने पूछा था बेटा? वैभव सर। हाँ वैभव, अब ये बता, जब ये -10 मीटर था, देख बेटा इसको ऐसे लिख सकता था -8 इंटू -2 मीटर। यस सर। अगर ये लिख सकता था तो 10⁻2 क्या था, बेसिकली सेंटी नहीं है? यस सर। सेंटी, तो दैट मींस इसको मैंने लिख दिया 10⁻8 सेंटीमीटर। ओके सर। ये था बेटा कंसेप्ट, क्योंकि खन्ना सर को ना ये नहीं याद आता मल्टीप्लाई बाय 100 करना है या डिवाइड बाय 100 करना है। मैं तो यूनिट्स को तोड़ ताड़ देता हूँ, तोड़ ताड़ कर कन्वर्ट कर दिया जिसमें गिवन है। तो बेटा ऐसे मेरे साथ आदत डालो, एक्सपैंड करके न्यूमेरिकल्स करने आसान हो जाएंगे। क्लियर। अब बताओ यहाँ तक का लॉजिक क्लियर? अब करें इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट? यस सर। करें, चलो एक लिखो बेटा फर्स्ट न्यूमेरिकल। और आज पहला न्यूमेरिकल सिंपल, सिर्फ कैलकुलेशंस क्लियर करने के लिए है। एक लिखो फर्स्ट, कैलकुलेट वेव नंबर, calculate wave number and frequency, calculate wave number and frequency of radiations, calculate wave number and frequency of radiations having wavelength, और यहाँ पे हमें वेवलेंथ गिवन है 5800 ऑंगस्ट्रॉम, 5800 ऑंगस्ट्रॉम। क्लियर। अब देखो बेटा खन्ना सर न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, वेवलेंथ गिवन है, मुझे क्या पूछा वेव नंबर, तो मुझे वेव नंबर का फॉर्मूला याद था, म्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। क्लियर। अगर ये था, मुझे अब वेव नंबर फाइंड करना था। ये जो 5800 ऑंगस्ट्रॉम है, देखो पहले इसी को अगर ब्रेकअप करूं तो यहाँ पर 10⁻10 मीटर कर सकता था वेवलेंथ। अगर ये आ गया तो दैट मीन म्यू बार इज इक्वल टू 1/5800 इंटू साथ में क्या 10⁻10 मीटर, नीचे ना लिखकर ऊपर कर दूं। ठीक। अब बेटा देखो इसकी कैलकुलेशन, ये ना लास्ट ईयर मेरे साथ एक स्टूडेंट था, उसके पापा खुद मैथ्स के टीचर है। तो बेटा उस स्टूडेंट ने जब घर जाके पापा से बात की ना, तो उसके पापा का नेक्स्ट डे फोन आया, खन्ना सर ये क्या बच्चों को लॉजिक देते हो कैलकुलेशन, क्योंकि बेटा जब तुम्हारी शहर में मैंने इसे सॉल्व करना था, मेरा आंसर गलत आता था, मैं क्या करने बैठ जाता था 5800 इधर 1.000, तो मैं फंस जाता था कहाँ तक जीरो लगाने कहाँ तक नहीं। तो तुम बच्चे ना आज मेरे साथ इस लेक्चर में बस इन कैलकुलेशंस को आसान करना था कि हम लोग इन कैलकुलेशंस को आसान कैसे कर सकते हैं। तो देख मेरे पास यहाँ पर ये टर्म क्या था 1/5800 इंटू क्या था 10⁻10 मीटर इनवर्स। तो बेटा इसी को देखो ऐसे भी लिख सकता था 58 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻10। तो -10 और -2 क्या हो गया -8, ऊपर जाके क्या हो गया 10⁻8 और नीचे मेरे पास क्या रह गया 58। अभी भी अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, मेरा आंसर पॉइंटों में घूम रहा है, तो मैंने इसे क्या कर दिया 100 और यहाँ पर क्या 58 इंटू क्या कर दिया 10⁻6। कर सकता था ऐसे भी, हाँ जी बेटा लिख सकता था।
अगर ऐसे लिख सकता था, मुझे एक आंसर का लॉजिक नहीं मिल रहा, 1 पॉइंट इंटू 10⁶ मीटर इनवर्स। तो बेटा कंपटीशन में क्या होता है, हमारे जो आंसर्स हैं, आंसर्स तो सारे 90 साइंटिफिक नोटेशन में होते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन होता है फर्स्ट टर्म के बाद डेसिमल और बाकी 10⁻⁴। तो बेटा जो मेरा स्टूडेंट सबसे अच्छा सिलेक्ट हो रखा है IIIT बेंगलोर में, उस स्टूडेंट ने केमिस्ट्री का पेपर 1 घंटा मिलता है और उसने मेरे ख्याल 40 मिनट्स में CDS 40 मिनट्स में जेई का पेपर किया था। उसने मुझे कहा था, खन्ना सर आपका ये लॉजिक काम आया था कैलकुलेशन में, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, कि कैलकुलेशन को ना पॉइंटों में करना बड़ा मुश्किल है। खन्ना सर को पॉइंटों से डर लगता है। तो देख, अगर मैं 10/58 करता तब भी मुश्किल था, तो मैंने 2 0 इधर कर दिए, तो इधर क्या रह गया 6। 100 को डिवाइड किया 58, तो 1 पॉइंट समथिंग तो पक्का घूम रहा है। और अगर आपने एग्जैक्ट करना है तो इसका आंसर आ जाता है 1.72 इंटू 10⁶ मीटर इनवर्स। तो बेटा सब बताओ मुझे, ये कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा सा आसान लगा मेरे साथ कि नहीं? हाँ जी बेटा, ये कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान लगा खन्ना सर के साथ? यस तो यस बेटा सर। सारे सभी बोलो यस सर के, कोई अभी भी यार ना सर क्या है, ये तो मुझे आता था। हाँ जी, क्लियर सबको? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो बता दो मुझे, मैं रिपीट कर दूंगा। हाँ जी, पार्थ, सौम्या, सबसे पूछ रहा हूँ, आयुषी, सबसे, सिर्फ ये नहीं कि तीनों से मुझे लेन देना है, मुझे आप सब बच्चों से लेन देना है बेटा। सबको क्लियर? यस सर। चलो गुड, अगर क्लियर है तो बेटा अब तुम में से ना जो बच्चे मेरे साथ बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन से मुझे आंसर के हिंट देने शुरू कर देते हैं। खन्ना सर ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट के आसपास घूमेगा। तो अब बेटा इसका सेकंड पार्ट मैंने क्या पूछा था, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या था, C इक्वल टू म्यू लैम्डा। तो म्यू इक्वल टू क्या था, C/λ। तो C हमारे पास क्या था, 3 इंटू 10⁸ मीटर्स, और साथ में क्या था, पर सेकेंड। और वेवलेंथ हमारे पास क्या था, 5800 था ना, यस सर। 5800 इंटू 10⁻⁻10, साथ में क्या था, मीटर। बेटा ये फायदा आपको यूनिट साथ लिखने का, अगर आप यूनिट साथ में लिखोगे तो देखो मीटर के साथ मीटर कट गया, यानी मेरा आंसर जो फ्रीक्वेंसी का है, फ्रीक्वेंसी का, दैट इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ सेकंड इनवर्स, दैट मींस मैंने फैक्टर ठीक लगा रखा है। अब देखो बेटा, अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठ जाता हूं मेरी छुट्टी हो जाएगी। अगर इसको मैं थोड़ा सा लॉजिक लूं, 10⁸8, नीचे मेरे पास क्या, 58 इंटू 10⁻⁻8, इसको अगर आप इकट्ठा कर दूं तो 3/58, ऊपर मेरे पास घूम फिर के इंटू 10⁻16। अभी भी ये क्या पॉइंटों में घूम रहा है, पॉइंटों में घूम रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूं 300/58 इंटू 10⁻14, मेरा आंसर आसान रह गया। अगर आसान रह गया तो तुम में से अब कोई तो बता देगा, 300 को डिवाइड कर रहा हूँ 58 से, तो ये मेरे पास ऑलमोस्ट 5 पॉइंट तो घूमेगा। तो कंपटीशन में बेटा हो सकता है अगर आपने इतना आंसर भी फाइंड कर दिया यहाँ तक भी, ठीक बेटा, अगर आपने यहाँ तक भी फाइंड कर दिया, हो सकता है मेरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। ये था बेटा न्यूमेरिकल्स करने का कंसेप्ट। तो इसे अगर आपने फाइंड आउट किया, दिस कम्स आउट टू बी 5.172 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। अब बताओ बेटा, सबको कुछ आसान लगी कैलकुलेशंस? यस सर। यस सर। हाँ जी, सबको? यस सर। चलो एक मिनट बेटा बस। हाँ जी बेटा, अब बताओ सबको यहाँ तक क्लियर हुआ कैलकुलेशन का कंसेप्ट के नहीं? यस सर। तो अगर क्लियर है, एक और करें इसी पैटर्न का न्यूमेरिकल, ताकि तुम्हारी न्यूमेरिकल स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर हो जाए। एक लिखो नेक्स्ट। यस सर। नेक्स्ट, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन को आप चाहे AIR लिख लो, AIR ब्रॉडकास्ट, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन AIR broadcast at a frequency of 1368 kilohertz, 1368 kilohertz. Calculate the wavelength, calculate the wavelength of radiations emitted, calculate the wavelength of radiations emitted
क्लियर। अब मुझे इस बार बेटा फाइंड क्या करना है, वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ फाइंड करना है तो मुझे फॉर्मूला यहाँ था C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। तो यहाँ पर वेवलेंथ इज इक्वल टू C बाय म्यू। C की वैल्यू मुझे यहाँ थी 3 इंटू 10⁸ मीटर्स और साथ में क्या था सेकंड इनवर्स, और ये हमारे पास क्या था 1368 किलो हर्ट्ज। तो हर्ट्ज को मैं क्या लिख सकता था, सेकंड इनवर्स। अब बताओगे किलो का क्या करूं। सर हाँ जी। 10⁻³ गुड। किलो बेसिकली क्या था हमारे पास 10⁻3। तो बेटा आधे से ज्यादा स्टूडेंट ना हमें से ये 10⁻3 करना भूल जाते हैं, और अगर नहीं करोगे तो देखो किलो सेकंड आता है, सेकंड कट जाता, वेवलेंथ का यूनिट आता मीटर पर किलो, वो तो कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए बेटा ये यूनिट्स लिखने का साथ फायदा था। तो इसके ना अभी न्यूमेरिकल्स आगे काफी बड़े जाएंगे, तुम बच्चों को डरा नहीं रहा था, तो अगर अभी से आदत डाल लोगे ऐसे यूनिट साथ लिखने के तो आपको फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स में कभी गलती नहीं लगेगी। और हमारे बेटा सीबीएसई में क्या है, अगर आपने स्टेप्स में लिखे, यूनिट कन्वर्जन ठीक किए, आंसर के यूनिट्स ठीक रखे, तो 3 में से 2 या 2.5 नंबर इजीली मिलता है, आधा नंबर सिर्फ कैलकुलेशन का है। और कंपटीशन के लिए मैंने तुम्हें टिप्स दे ही दिया कि आंसर कैसे घुमा सकते थे। तो जब आप देखो इसे सॉल्व करना है, क्लियर। अब जब मैंने इसे सॉल्व करना है तो अब इसे सॉल्व करने के लिए मेरे पास, क्लियर, अब जब इन टर्म्स को सॉल्व करना है तो यहाँ पर 3 इंटू दिस 10⁻3। तो देखो इसे तुम में से कोई आप कराएगा मुझे इसका आंसर क्या आना चाहिए, पहला फिगर बता दो बस, पहला सर फिगर। 2 पॉइंट समथिंग। चल गुड बेटा, 2 पॉइंट समथिंग का इसने जल्दी से पढ़ लिया, 1368 और यहाँ पे 3 था। तो देखो 30/13 करो तो 2 पॉइंट समथिंग ही घूमेगा, 2 पॉइंट। तो अगर ये 2 पॉइंट था तो बेटा इसका आंसर था 219.3 मीटर्स। ये था इसका आंसर 219.3 मीटर्स। और जो आप कह रहे थे उसके बेस पे क्या आ जाएगा 2.19 इंटू 10⁻, साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर 2.19 कर दूं तो यहाँ पे ये तो 2.19 तो 3 आ जाएगा, 3 के बेस पे, क्लियर। 3 के बेस पे 2.190 तो ये इसके बेस पे आ जाएगा। और यहाँ पर आपकी बुक्स में डायरेक्ट दे दिया 219.3 मीटर्स। अब बताओ बेटा खन्ना सर के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करने थोड़े से ऐसे आसान लगे कि नहीं। हाँ जी, सर हाँ एक जी बार बेटा, दोबारा से सबको समझा क्लियर, दो। सबको क्लियर। सर रिपीट कर दो। बेटा ये देख, अब यहाँ पे ना मुझे रफली क्लियर था, ऊपर क्या 3 और नीचे क्या 1368। 1368 मीन यहाँ पर मुझे 3000 तो ऊपर करना ही पड़ेगा, 1368। अगर ये करूंगा तो 30 डिवाइडेड बाय 13 है, 30 डिवाइडेड बाय 13 तो 2 के साथ 26, यानी 2 पॉइंट समथिंग तो आंसर घूमेगा। तो यहाँ पे पॉइंटों में नहीं गए क्योंकि आंसर छोटा था, 219.3 मीटर। तो बेटा कंपटीशन में क्या होगा वैभव, आपको ऐसे 3000 को डिवाइड करना 1368, तो 2 के आसपास जा रहा है, 2 के आसपास जा रहा है, तो आपको सॉल्व करना क्या हो जाएगा बेटा न्यूमेरिकल आसान। बस ये कंसेप्ट है खन्ना सर के साथ, ठीक, ओके सर। समझ आया। तो बेटा देखो आज अभी तक करते करते मैंने आपके साथ कौन सा कंसेप्ट कर दिया, पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने हमें 4 पॉइंट्स दिए। पहला, एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कॉन्टिन्यूअसली। दूसरा, consists of electric field and magnetic field perpendicular to one another and perpendicular to the direction of propagation of wave. Third, velocity of light. Fourth, do not require medium for their propagation. उसके बाद खन्ना सर ने क्या न्यूमेरिकल्स पकड़ लिए इस थ्योरी के। आज सिर्फ 2 ड्रॉबैक्स लिखवा रहा हूँ बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो अब क्या था दिस थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इसने मुझे C इक्वल टू म्यू लैम्डा का तो बेटा फॉर्मूला दे दिया, पर इसके ड्रॉबैक्स है। Drawbacks, this theory could not explain. Drawbacks. First, this theory could not explain black body radiation effect. Black body radiation effect. और सेकंड हमारे पास था this theory could not explain photoelectric. This theory could not explain ये photoelectric. ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट का क्या मतलब है? हाँ बेटा ये आज अभी मैं सिर्फ डिफेक्ट्स लिख रहा था, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन दोनों को ही एक्सप्लेन करेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आपको सिंपल सा एग्जांपल करना है ब्लैक बॉडी का, बस एक बार बेटा ड्रॉबैक्स लिख दो, दो तो मेन ये थे, दिस थ्योरी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और दूसरा क्या था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थर्ड, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ
हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम लाइक स्पीसीज, कि ये एमिशन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये एमिशन स्पेक्ट्रम, जैसे देखो बेटा एमिशन स्पेक्ट्रम सबसे आसान एग्जांपल पहले एमिशन स्पेक्ट्रम का पकड़े। बारिश जब होकर हटता है तो स्काई में रेनबो की फॉर्मेशन होती है, बेटा वो एमिशन स्पेक्ट्रम नहीं है क्योंकि सन ने लाइट थ्रो की। और जो मेरे पास वाटर के पार्टिकल्स है, दीज आर बिहेविंग एज टाइनी प्रिज्म, तो जब लाइट पास की प्रिज्म से, आपने 10th में पक्का किया डिस्पर्शन ऑफ लाइट, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ विबग्योर, तो वो था बेटा एमिशन स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट। क्लियर कि सन की लाइट बीच में क्या होता है, वाटर के ड्रॉपलेट्स, वो क्या करते हैं प्रिज्म, तो प्रिज्म पे जैसे ही लाइट पड़ती है व्हाइट लाइट, तो दूसरी साइड हमारे पास 7 डिफरेंट कलर्स आते हैं, वो था स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट व्हिच कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस थ्योरी। एक ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन का अभी जिसने पूछा था, एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर करें। बेटा आपके मम्मा ना क्लोथ्स वॉश करके बाहर डाल गए थे सूखने के लिए, तो आपकी ड्यूटी एक लगा दी बस कि भाई बेटा और कोई रखना या नहीं, अपनी ब्लैक कलर की जीन्स उठाकर पक्का अंदर रख देना दोपहर को, उसे बाहर मत रहने देना। आप बताओगे बेटा आपके मम्मा सिर्फ आपकी ब्लैक कलर की जीन्स क्यों कह कर सर गए, क्योंकि ब्लैक बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है हीट को। है ना। अब देख तूने एक वर्ड बोला बड़ा बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो बेटा वो गर्म भी तो जल्दी हो रहा है, दैट मीन वो इमिट भी तो कर रहा था, यस सर। है ना। तो हुआ क्या, वो ब्लैक कलर की जीन्स ने सारी लाइट को अपने में एब्जॉर्ब कर लिया। उसने सिर्फ एब्जॉर्ब नहीं किया, साथ में उसने क्या उसे इमिट करना शुरू कर दिया। जब उसने एब्जॉर्ब किया तो उसका सारा पानी सूख गया। अब वो जब रेडिएशन इमिट करेगा तो ब्लैक कलर जो था दैट गेट्स इमिटेड, ब्लैक कलर भी क्या हो गया, इमिट आउट हो गया, दैट्स व्हाई आवर ब्लैक कलर फेड्स अवे। इसलिए बेटा इस थ्योरी का पहला पॉइंट गलत हो गया। इस थ्योरी ने कहा था कोई भी सोर्स कॉन्टिन्यूसली एनर्जी इमिट करेगा या एब्जॉर्ब, एक्चुअल में क्या था, कोई भी सब्सटेंस 100% एब्जॉर्बर या 100% एमिटर नहीं है, these process go side by side, this effect is known as black body radiation effect। ये तो बेटा आपने क्रेज दिखा दिया, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया that this was our black body radiation effect, कि कोई भी सब्सटेंस 100% एब्जॉर्बर या 100% एमिटर नहीं है। कैसे और एग्जांपल करना है, मैंने क्या किया, पैन में वाटर को हीट करना शुरू किया, तो बेटा देखो जब पैन को मैं हीट कर रहा था तो सबसे पहले वाटर गर्म नहीं हुआ, पहले कौन गर्म हुआ, पैन। तो पैन ने क्या किया, गैस से हीट को एब्जॉर्ब किया, उस हीट को आगे इमिट कर दिया, कहाँ पे, जो मैंने वाटर रखा था पैन में। तो दैट मीन जो मेरा मेटल का यूटेंसिल था दैट वाज नॉट एक्टिंग एज ओनली एब्जॉर्बर या ओनली इमिटर, इट वाज एक्टिंग एज एब्जॉर्बर एज वेल एज इमिटर ऑफ हीट। यही हमारा कंसेप्ट था कि कोई भी सब्सटेंस 100% एब्जॉर्बर या 100% एमिटर नहीं है, these process always go side by side। पर जो ब्लैक था इट वाज हैविंग टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशंस, इसने सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए जल्दी सूख गया। इसलिए इसने क्या रेडिएशन को इमिट भी ज्यादा किया तो मेरी जीन्स का ब्लैक कलर क्या हो गया, फेड अवे। अब बताओ बेटा दो कंसेप्ट तो क्लियर हुए, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा कौन सा, एमिशन स्पेक्ट्रम। हाँ जी बेटा, यस सर। क्लियर बेटा। Yes, नेक्स्ट sir. लेक्चर में ना हम लोग इन्हीं इफेक्ट्स को स्टार्ट करके फिर हमारे पास न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, और एक हमारा ये आएगा फॉर्मूला नेक्स्ट टाइम न्यूमेरिकल्स के लिए, E = NH न्यू। N आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, H प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है तो प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू आ जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट। इसके नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। तो बेटा पहले तो सॉरी फील करता हूँ, मुझे नहीं पता लगा स्टार्टिंग में मुझसे ही का, तुम बच्चों की ना अटेंडेंस लगा रहा होता हूँ, साथ में मैसेज भी पढ़ रहा होता हूँ, किसी का आ जाता है खन्ना सर मुझे पासवर्ड भेज दो, तो मैं साथ मैसेज भी करता रहता हूँ, हो सकता है मुझसे कोई बटन गलत क्लिक हो गया जिससे वॉइस बंद हो गई थी, फिर इसलिए मैंने सिस्टम बंद करके दोबारा स्टार्ट किया, फिर ठीक रहा, फिर तो नहीं कोई प्रॉब्लम आई ना आगे। नो सर। चलो गुड। तो बेटा अब आप में से सारे प्लीज जिनका जो फीस रहता है, कईयों की तो आ गई, बाकी जिनकी बेटा फीस रहती है या तो मम्मा पापा से कहना मेरे अकाउंट में, या मुझे सेक्टर 14-15 कहीं पे भी मिलकर पकड़ा देंगे, ठीक। और एक आप में से सच मौलिक, आपने बेटा जो क्वेश्चन कहे थे, अभी बस क्लास बंद होगी ना तो मैं क्वेश्चन आपके साथ अभी डिस्कस कर दूंगा कौन कौन से थे, ठीक है। सर ये तो आप बेटा कॉल पे डिस्कस करोगे? आज का लेक्चर सबको क्लियर, जो नए स्टूडेंट थे सौम्या आयुषी पार्थ, सबको क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ जी सर। ये तो आयुषी ने बोल दिया, बाकी पार्थ और सौम्या दोनों को, हाँ जी पार्थ सौम्या क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। हाँ जी पार्थ सौम्या समझ आया कुछ खन्ना सर का लेक्चर? यस सर। ऊंचा बोलो, ऊंचा, दोनों पार्थ और सौम्या। यस सर।
चलो गुड। तो अब करें क्लोज। नेक्स्ट टाइम अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दीज ड्रॉबैक्स, व्हाट आर द बेसिक टू फिनोमेना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा कौन सा आ गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर, करें क्लोज। Yes, sir. ओके ओके जी, ओके।